Okay, it's like we were to start with trade with Europe in the 18th century. Okay, तो जो ट्रेड होता था यूरोपियन नेशंस से 17th सेंचुरी में, इट वाज हेवीली बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। ये जो है काफ़ी कुछ कैसे तो इंडिया के फेवर में था, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फाइन कॉटन और सिल्क के फैब्रिक्स जो थे, कपड़े जो थे, इसके अलावा स्पाइसेस, इंडिगो, नील, शुगर, ड्रग्स, प्रेशियस स्टोन्स और क्राफ्ट्समैनशिप के डिफरेंट वर्क्स जो थे, ये सब जाते थे बाहर, और बदले में जो है इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर। बदले में हमारे पास जो है सोना और चांदी आता था, तो भाई ढेर सारा पैसा ही पैसा आता था। However, the mid-18th century witnessed the emergence of Bengal as a base for expansion after the East India Company got the Diwani rights of Bengal. Okay, mid-18th century में रिमेंबर लाइक प्लासी के बैटल वगैरह के बाद से ही जो है 1757 बंगाल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का जो है बेस बन जाता है, क्योंकि 1857 के बाद उन्हें जो है दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल में, मतलब कि रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होगा सब पर उनका कब्जा। ओके, अब द प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड एंड द सरप्लस फ्रॉम दीवानी रेवेन्यूज वर नाउ यूज्ड बाय द कंपनी टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो एक तरफ तो मान लो कि चूँकि इंडिया के अंदर जो है इनका ट्रेड जो था वो ड्यूटी फ्री हो गया, और दूसरी तरफ जो दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन से जो इनको पैसा आ रहा था, तो उससे उन्होंने जो है इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स वर फोर्स टू सप्लाई देयर प्रोड्यूस टू द कंपनी एट लो प्राइसेज आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड बाय देयर ऑफिशियल्स। सामान के जो प्रोड्यूसर वगैरह थे, अब उनको ज़बरदस्ती जो है अपना सामान कंपनी को बेचना पड़ता था कम दाम पर, जो जैसे तैसे ये ऑफिशियल जो है फिक्स कर देते थे, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे, बस हाँ इतना में देना है तो देना है, मजबूरी है तुमको देना ही पड़ेगा। अब जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, ठीक है, बहुत कम दाम में अपना सामान जो है मंगवा के वो खुद से भी उसको जो है उसकी बिक्री करने लगे, और जो उनका पैसा आता था वो जो है यूरोप भेज दिया करते थे। रेमिट मतलब जब आप एक देश से दूसरे देश पैसा भेजते हो, ठीक है, किसी बाहर विदेश से जब आप अपने देश जो है पैसा वापस भेजते हो, तो उन्होंने जो है अपना पैसा जो है यूरोप जो है रेमिट करना शुरू कर दिया फॉरेन कंपनीज, और इसके अलावा जो ये क्या कहोगे एकदम छुपा छुपाई वाला जो इंग्लिश ट्रेड चलता था उस सब के थ्रू, मतलब कुल मिला के ढेर सारी चीटिंग होती थी, और ये सब का सब जो है वो इंडियन ट्रेडर्स या इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उन सभी के कॉस्ट पे हो रहा था। नेक्स्ट स्टेज इज इंडियाज ट्रांजिशन टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो 1757 से 1813 का जो पीरियड था, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है इंडिया का बना हुआ सामान जो है वो चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस पे खरीदना, ठीक है, जितना सस्ता हो सके, चाहे ज़बरदस्ती ऐसे ही खरीद लेना, सो दैट सब्सटैंशियल प्रॉफिट कुड बी मेड बाय सेलिंग दीज गुड्स इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, ताकि जो है सब्सटैंशियल प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सके इन सामानों को ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बेच के। नाउ the reckless attempts to increase their purchases while forcing down the price adversely affected the traditional Indian export industry, especially the cotton textile industry. अभी जो जब क्या कहोगे, रेकलेस मतलब होता है बिना किसी केयरफुलनेस के, बिना कोई सावधानी बरते, ये जो ज़बरदस्ती वो कोशिश कर रहे थे अपने परचेज को बढ़ाने का, जबकि कीमत को ज़बरदस्ती जो है फोर्स कम करने का, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, खास करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। एक सिंपल रीजन है, ज़बरदस्ती अगर आप सामान का दाम कम करवाओगे तो ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी। ओके, बहुत सारे लोग जो होंगे वो इनफैक्ट प्रोडक्शन जो है वो घटाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उनसे कम से कम दाम में खरीद रहे हो। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग था ब्रिटेन में, दे इम्पोज टैरिफ्स एंड बैन्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। उन्होंने जो है इंडिया से जो कपड़ा इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में, उस पर जो है टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कुछ जगहों पर बैन भी कर दिया। नाउ व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ओपन द इंडियन मार्केट फॉर अदर ट्रेडर्स ऑल्सो, मोर मशीन मेड गुड्स एंटर्ड द इंडियन मार्केट। अब जब चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, जिसमें कि इंडिया की मार्केट को बाकी ट्रेडर्स के लिए भी खोल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी ट्रेडर्स के लिए भी, तो अब जो मशीन से बना हुआ जो सामान सब होता था वो अब इंडियन मार्केट में घुसने लगा। ओके, और सिमिलरली अब ब्रिटेन जो है उसने जो है सिमिलरली ब्रिटेन ने जो है इंडियन सिल्क के एक्सपोर्ट का, प्रिंटेड जो कैलिकोस होते थे, इन सभी के एक्सपोर्ट को भी ये लोग जो है कंट्रोल कर रखे थे, ठीक है। अब ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने जो है इन चीज़ों के ब्रिटेन में सेल पर हेवी ड्यूटी लगा दी, ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया,
अब क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट आइटम है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी ब्रिटिश मार्केट में तो उस लोग कम खरीदेंगे ना। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विच हैड अ मोनोपोली ऑन ट्रेड विद इंडिया, ये खुद जो है दे बिकेम इन फोकस ऑफ अटैक फ्रॉम ट्रेडर्स इन ब्रिटेन हु हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग अ शेयर इन इंडियन ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कि इंडिया के साथ व्यापार पर मोनोपोली रहा था, ये खुद जो है इस पर जो ब्रिटेन में जो ट्रेडर्स थे उनका अटैक होने लगा, क्योंकि वो लोग आरोप ये लगा रहे थे कि भैया आप लोग इंडियन ट्रेड से हमारा हिस्सा जो आप लोग गायब कर रहे हैं, गलत बात है भाई। नाउ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वाज अ शिफ्ट इन द इंडियन exports from manufactured goods to primary products of raw materials in the early 19th century। अब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद जो इंडियन एक्सपोर्ट जो है इसमें एक शिफ्ट आता है, और अब जो है बना बनाया सामान जो हम लोग बेचते थे विदेश के मार्केट में उसकी जगह पर जो है हम कच्चा माल जो है बेचना शुरू कर दिया हमने अर्ली 19th सेंचुरी में ही। This development was accompanied by an increase in the export of British manufactured goods to India। इस डेवलपमेंट के साथ ही और क्या हुआ, तो ब्रिटेन से जो फैक्ट्री का बना हुआ सामान जो था उसका इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो वही जो मैंने आपको चिप्स और आलू और चिप्स का ट्रेड समझाया था ना, इट वाज समथिंग लाइक दैट। आप रॉ मटेरियल भेजोगे उसका काफ़ी कम दाम होगा और उधर से जो फैक्ट्री का बना हुआ सामान आपके यहाँ आके बिकेगा उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के पहले जो आपके यहाँ आपके सामान के बदले में सोना और चांदी आ रहा था, अब उल्टा होगा, अब उनके सामान के बदले आपका सोना चांदी चला जाएगा, राइट। तो यही चीज़ होने लगा कि अब रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ब्रिटेन जाने लगा और जो वहाँ के बने सामान थे वो इंडिया में बिकने लगे, मतलब गंगा जो है वो उल्टी बहने लगी थी यहाँ पर। अब 19th सेंचुरी में जो है इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में जिनका, तो उसका जो डिक्लाइन हुआ, इसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे दे सॉ इट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एट इट हैड हैपेंड इन द वेस्ट। इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का जो पतन हो रहा था तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इस तरीके से मानते थे कि जिस तरह से वेस्ट में जो है आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वैसे यहाँ पर भी होगा। Now in England, the suffering caused by the decline of handicrafts was soon accompanied by greater employment opportunities and income generating effect of factory industries। इंग्लैंड में जो घरेलू उद्योग वगैरह होते थे उनके डिक्लाइन से जो तकलीफ हुई, इसके साथ बहुत जल्दी ही जो इसी के साथ जो है एक और चीज़ आ गया कि बहुत सारा जो है बहुत सारे रोजगार के मौके बने और आमदनी के सोर्सेज जो है वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में जो है मौजूद हो गए थे। Now in colonial India, the artisans were made to bear the burden of development in a country 6,000 miles away, since the growth of Indian factories was non-existent before the 1850 and 1860 and painfully slow even afterwards। इंग्लैंड वगैरह में क्या था कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का पतन तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो चूँकि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का तेज़ी में उदय हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे रोजगार के मौके बने, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज बन गए। लेकिन कॉलोनियल इंडिया में जो थे, जो बेचारे आर्टिजन्स थे, जो क्या कहोगे स्किल्ड जो वर्कर्स थे जो बनाते थे लोहार सोनार ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ एंड एवरीथिंग, तो अब इनके ऊपर जो है डेवलपमेंट का बर्डन पड़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बर्डन पड़ गया एक ऐसे देश में जो कि करीब 6000 मील दूर था वहाँ से। और क्योंकि ग्रोथ जो इंडियन फैक्ट्रीज़ की थी वो जो है 1850 1860 तक जो है नहीं के बराबर थी, नहीं ही थी, और उसके बाद भी बहुत धीरे धीरे हुई। तो मतलब क्या हो गया कि क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स वगैरह जो है उनको क्या करना पड़ेगा मजबूरी में, जो आर्टिजन्स वगैरह जो पहले खुद से अपना काम करते थे, सामान बनाते थे, बेचते थे और उनका सामान जो है देश नहीं विदेश तक बिकता था, दे हैड लाइक ए गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नाउ, राइट। सबके घर में फैक्ट्री, सबके पास धन था। लेकिन अब आपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को तो आपकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है ठप्पा लग गया, ताला लग गया सब में, राइट। और दूसरी तरफ जो है इंडियन फैक्ट्रीज़ का तो कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। बाद में जो 1860s के बाद जो शुरू भी होता है तो काफ़ी धीरे धीरे होता है। तो ऐसे में ये क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स जो है इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? दे वर फोर्स्ड टू टर्न टू एग्रीकल्चर। उनको खेती में जाना पड़ेगा, और खेती में भाई अगर सब खेती करने लगेगा तो खेती की आमदनी का कभी क्या हो जाएगा। आगे जो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हुआ रोल क्राफ्ट का, तो इट ब्रोक अप द यूनियन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द कंट्री साइड, एंड दिस इन टर्न लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। एंड पहले क्या हो गया, मान लीजिए कि आपने खेती की, आपके पास जो अनाज है, जैसे अब कोई अगर आयरन स्मिथ का काम करता है तो आप उसे सामान ले लीजिएगा, बदले में आप उसे जो है अनाज दे दीजिएगा। आयरन स्मिथ भी अपना काम करेगा, उसके काम की जो चीज़ें होंगी वो लोकल किसान वगैरह से ले लेगा।
बुनकर से कुछ चाहिए तो बुनकर से उसको मिल जाएगा, बदले में जो है बुनकर को वो कुछ और दे सकता है। मतलब विलेजेस वगैरह जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी, जहाँ पर जो डिमांड होता था और जो सप्लाई होता था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरा करने के लिए काफ़ी होता था, हर एक तरह की जो ज़रूरत की नेसेसरी चीज़ें थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान थे हु हैड सप्लीमेंटेड देयर इनकम बाय पार्ट टाइम स्पिनिंग एंड वीविंग एंड नाउ दे हैड टू रिलाई ओवरवेलमिंगली ऑन कल्टीवेशन। किसान जिन्होंने कि अपना इनकम जो है वो पार्ट टाइम जो है कपड़ा बुन के, धागा बना के, ये सब करके किया था, अब उनको जो है पूरी खेती पर निर्भर रहना पड़ा, तो आमदनी घट जाएगी ना। Hundreds of rural artisans lost their traditional source of livelihood and became agricultural laborers. सैकड़ों जो गांव घर में रहने वाले क्या कहोगे कलाकार सब थे, इस सब तरह का सामान बनाने वाले, अब वो जो है वो अपना ट्रेडिशनल जो उनका लाइवलीहुड था वो ख़त्म हो गया और अब वो खेतीहर मजदूर बन गए। दिस इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। खेती पर जो ये बढ़ता हुआ प्रेशर था, ये जो है भारत के एक्सट्रीम पॉवर्टी की, भारत की एक्सट्रीम गरीबी की जो है एक बड़ी वजह थी ब्रिटिश रूल में। Now here you can understand the impact of colonial economic policies on the textile industry. ये केस आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, इट्स like a very detailed one. बाकी यूरोपियन कंपनीज के एलिमिनेशन के बाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के रूप में राइज के बाद जो है ब्रिटेन जो थे उन्होंने अपने मोनोपोली जो है उसका यूज करना शुरू किया यहाँ के मार्केट को इन्फ्लुएंस करने में अपने फ़ायदे के लिए। कंपनी रूल के अंदर जो काफ़ी बड़ी जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जो कि कह सकते हो कि पेजेंट कल्टीवेटर से होते हुए जो है लोकल मार्केट तक, फिर डोमेस्टिक स्पिनर्स तक, बुनकर तक, और उसके बाद जो है घर मतलब होम बेस्ड जो बुनकर थे उनके पास तक होते हुए जो है जो स्मूथली फंक्शन करती थी। तो ये जो इंडस्ट्री का चेन था ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। 18th सेंचुरी के लास्ट 3 डेकेड्स में इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो है नेटिव आर्टिजन को जो प्राइस देना था उसको जो है बिल्कुल घटा के बराबर कर दिया, ताकि वो जो है यूरोपियन मार्केट के साथ जो है ट्रेड में जो है ढेर सारा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एक और ऑपरेसिव प्रैक्टिस जो था वो क्या होता था कि रॉ कॉटन के प्राइस को मैनिपुलेट करना। बंगाल फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो काफ़ी फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन मिलता था डेक्कन से, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो डेक्कन का कॉटन जो है बल्क में खरीदते थे और उसको जो है बंगाल के बुनकरों को जो है काफ़ी हाई रेट में बेच लेते थे, यहाँ पर भी फ़ायदा कमा लिया। और उसके बाद जो है क्लॉथ मेकिंग जो है इसको वेरियस डिफरेंट स्टेजेस पर कई बार इस पर टैक्स लगाते थे। तो इस तरह से मतलब आर्टिजन को जो है ले दे के जो है इनको कंगाल करके ही छोड़ना था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ यूरोप में, इसके साथ और क्या चीज़ें हुई, तो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी गई बाहर के सामानों पर, और बाकी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए इंडियन गुड्स पर। ओके, ब्रिटेन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में। और इसकी वजह से जो इंडियन आर्टिजन्स का जो मार्केट था यूरोप में वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है धो पोछ के बराबर हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो मास प्रोडक्शन होता था नए इंग्लिश फैक्ट्रीज़ में, अब इसकी वजह से एक और बात हो गई कि फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के साथ जो है इंडियन आर्टिजन्स जो थे उनके बनाए सामान कम्पीट नहीं कर सकते थे। 1813 तक इंडियन इंडस्ट्री, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये 2 तरीके से जो है दुष्प्रभावित हुआ था। पहला क्या, तो कंपनी रिड्यूस द वीवर्स टू द स्टेज ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर बाय फोर्सिंग देम टू टेक एन एडवांस फ्रॉम द कंपनी। ओके, मतलब कि कह सकते हो कि इंडेंचर्ड या गिरमिटिया मजदूर जैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर की तरह बना दिया था उन्होंने आर्टिजन्स को, ज़बरदस्ती उनसे जो है कंपनी से एडवांस, जबरदस्ती उनको कंपनी से एडवांस दिलवा कर। 1789 में फॉर एग्जांपल वीवर्स जो थे उनको ज़बरदस्ती जो है 35% का पेनल्टी भरना पड़ा एडवांस पर, अगर वो सप्लाई करने में डिफ़ॉल्ट कर गए तो सामान बना के। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे उसने जो है इंक्रीज कंसोलिडेटेड ड्यूटी लगा दिया कैलिकोज और मसलिन्स पे ब्रिटेन में। तो मतलब कि इंडिया से ही ये एक्सपोर्ट होता था, उस पर उन्होंने जो है ज़बरदस्त जो है कंसोलिडेटेड ड्यूटी लगा दी, हो गया, सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी रही, इसकी वजह से इंडिया जो था वो बिल्कुल कह सकते हो कि एक जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर और कह सकते हो कि क्या कहेंगे प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, इन सब का जो है ये हो गया। जो इंडिया पहले मान लो कॉटन क्लॉथ का और बाकी चीज़ों का जो है एक्सपोर्टर हुआ करता था, ठीक है ना, अब वो जो है अब कपड़े का और धागे का जो है इम्पोर्टर बन गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है इसने इम्पोर्ट करना जो है बंद कर दिया। इस तरह से अर्ली डेकेड जो होता है 19th सेंचुरी का, इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का जो है या इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड जो
चीज़ें हैं उनका इम्पोर्ट एक्चुअली और बढ़ने लगा इंडिया में, तो इस तरफ जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे इनका एक्सपोर्ट बढ़ा। ओके, तो ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी इंडिया में, इसी की वजह से क्या हो गया, जो हमारा जो देशी हथकरघा उद्योग सब था ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया, और दूसरी तरफ जो है मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बोलोगे वो हुआ नहीं, राइट। और इस वजह से इंडिया की गरीबी जो है भयानक बढ़ी। तो खैर आगे हम बात कर रहे थे कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह की जो है बात अगर हम करें, या इंडिया के फॉर्चून वगैरह में चेंजेस की बात करें, तो ये सब जो है बाद में होगा फिर। एंड वी विल टॉक अबाउट लाइक मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेसन. So until then, just finish the lesson, the section that we have covered so far, and ensure that you don't have any like confusion up to this part. Okay, well then, have fun. Bye bye.